हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक और नया वांगशन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन भी वांगशन फैंडम का एक बहुत फेमस फैन फिक्शन है। ये ऑथर भी बहुत फेमस हैं जिन्होंने ये लिखा है। फैन फिक्शन का नाम है मोनोटोन एंड द फैन फिक्शन इज रिटन बाय सरेडेमिया। इस फैन फिक्शन को ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स जो चलते रहते हैं ना फैंडम्स में, तो उसमें नॉमिनेट किया गया है फेवरेट फैन फिक्शन में। इसीलिए ये फ़िलहाल ऑथर ने इसको प्राइवेट कर लिया है। प्राइवेट हो जाने की वजह से शायद आप इसको AO3 पर सर्च नहीं कर पाओगे। मैंने सारे चैप्टर्स को पहले ही डाउनलोड कर लिया था, पर फिर भी अगर मुझे लिंक मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दूंगी। फैन फिक्शन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वुयिंग एक्चुअली मर चुका है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो मर चुका है, ना ही वो 16 साल बाद वापस आया है। हज़ारों साल भी बीत चुके हैं पर वो वापस नहीं आया है। लैन शिचेन और वांगजी ने इमोर्टलिटी को कल्टीवेट कर लिया है, जिससे वो कल्टीवेशन वर्ल्ड से ही अब मॉडर्न एरा में आ गए हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी वांगजी वुयिंग को नहीं भूल पाया है। एक रात भी ऐसी नहीं होती जिस दिन वो वुयिंग को याद नहीं करता। और एक दिन वांगजी किसी ऐसे इंसान को देखता है जो बिल्कुल वुयिंग जैसा दिखता था। वही स्माइल, वही फेस, वही बात करने का तरीका। तो क्या वुयिंग इस लाइफ में वांगजी के पास वापस लौट आया है? वांगजी कौन है, वुयिंग को इस बारे में कुछ याद नहीं है, और मुसीबतें वुयिंग का पीछा इस जन्म में भी नहीं छोड़ रही हैं। तो क्या हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है? इस फैन फिक्शन में टोटल 30 चैप्टर्स हैं। इसमें काफ़ी सारे इमोशंस आपको दिखेंगे। मिलना भी होगा, बिछड़ना भी होगा, लेकिन एंड में हैप्पी एंडिंग ही होगी। तो ये फैन फिक्शन मुझे तो लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पार्ट 1 आज मैं इसका शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैन फिक्शन है। मैं इसको कंटिन्यू तभी करूँगी जब आपको पार्ट 1 पसंद आएगा। ओके, तो हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सुबह हो चुकी थी। मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तूफान आने वाला है। वांगजी हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत करता है। मौसम देखते हुए वो सोचता है कि आज उसे सिजुई को याद दिलाना होगा कि स्कूल जाने से पहले वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर जाए। वांगजी सिजुई का एडॉप्टिव फादर है। वो दोनों पहले शिचेन के साथ लंदन में रहा करते थे। 2 हफ्ते पहले ही वो गुसू में आकर शिफ्ट हुए हैं। वांगजी सिजुई के रूम में जाता है। 15 साल का सिजुई नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका था। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी सिजुई कहता है, डैड मुझे याद आया, मैंने अपने एक टीचर को प्रॉमिस किया था कि आज स्कूल के बाद मैं उनकी डिस्प्ले बोर्ड बनाने में मदद करूंगा, इसलिए मैं घर थोड़ा लेट आऊँगा। वांगजी कहता है, ठीक है सिजुई, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्कूल लेने के लिए आऊँ? सिजुई कहता है, नहीं डैड, मैं बस लेकर आ जाऊँगा। वांगजी कहता है, अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना। सिजुई उठता है और अपने डिशेस को वॉश करता है। वांगजी उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। बिना गुसुलान रोब्स और लंबे बालों के भी सिजुई बिल्कुल वैसा ही है। अपनी पास्ट लाइफ्स की तरह वांगजी चाहता है कि सिजुई इस लाइफ में भी खुश रहे। 10 साल पहले लंदन में सिजुई वांगजी को सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था। वो बस 5 साल का था और अजनबियों से डर रहा था। वांगजी तुरंत उसे अपने साथ ले आया और उसका ख्याल रखने लगा। वांगजी हर जन्म में यही सोचता कि काश इस जन्म में तो सिजुई को एक लविंग फैमिली मिले, या फिर मुझसे पहले वुयिंग उसे ढूंढ ले, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। बहुत ढूंढने पर वांगजी को वुयिंग का एडॉप्टिव ब्रदर जंगचा मिला था, जो अभी भी हमेशा की तरह गुस्से में रहता था। वांगजी को एक उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसे वुयिंग भी मिल जाएगा, लेकिन वुयिंग उसे कभी नहीं मिला था। वुयिंग कभी वापस नहीं आया था। वांगजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी सिजुई कहता है, मैं चलता हूँ डैड, बाद में मिलते हैं। सिजुई के जाने के बाद वांगजी फिर से बिल्कुल अकेला रह गया था। वो किचन के कामों में लग जाता है। हर रोज़ की तरह ये दिन भी उसे बिल्कुल खाली लग रहा था। हर एक कल्टीवेटर के लिए इमोर्टलिटी को अचीव करना एक सपने की तरह होता है, क्योंकि ये एक ऑनर की बात है। वांगजी और लैन शिचेन को ये ऑनर मिला था, लेकिन वांगजी को ये जिंदगी अनवांटेड लगती थी वुयिंग के बिना। वांगजी शिचेन को कॉल करता है। शिचेन उससे पूछता है, वांगजी तुम और सिजुई ठीक हो ना? वांगजी कहता है, यस ब्रदर, हम ठीक हैं, वो अभी स्कूल के लिए गया है। तुरंत शिचेन उससे पूछता है, गुसू में सब कुछ ठीक है ना? वांगजी कहता है, ब्रदर मेरे लिए तो गुसू हमेशा की तरह आज भी खाली है, क्योंकि यहाँ वुयिंग नहीं है। शिचेन कहता है, मुझे माफ़ कर दो वांगजी।
वांग जी कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, आप यहाँ कब आ रहे हैं? शिचैन कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 1 हफ्ते के बाद। शिचैन उससे पूछता है गुसू में वहाँ और कौन कौन है? विंग उसे बताता है सिजुई की क्लास में जिंगी भी पढ़ता है और जिंगी के ग्रैंडफादर और कोई नहीं अंकल ही हैं। अंकल का पुनर्जन्म जिंगी के ग्रैंडफादर के रूप में हुआ है। वांग जी फ़ोन कट करता है और एक बार फिर से वो बिल्कुल अकेला रह गया था। वांग जी को पता था कि शिचैन उससे बहुत सारी बातें करना चाहता होगा, क्योंकि शिचैन को भी रात को अपने स्वर्ण ब्रदर्स के सपने आते हैं। लेकिन वांग जी उसे कंफर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि इतने सालों के इंतज़ार के बाद भी आज भी उसे थोड़ी सी उम्मीद है कि शायद वियिंग वापस आएगा, और वो वियिंग का इंतज़ार करना बंद नहीं करना चाहता है। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वांग जी की मेमोरी फेड होती जा रही है, लेकिन पेन अभी भी बिल्कुल वहीं की वहीं है। वेवुशियन मर चुका है। ये बात अभी भी वांग जी को रातों को सोने नहीं देती है। वांग जी समय बिताने के लिए एक बुक रीड करने लगता है और जैसा कि उसने सोचा था तूफान सच में आने लगा था। वांग जी को सिजुई की चिंता होने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। सिजुई उससे कहता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया। बस पकड़ने के लिए मेरे पास मनी नहीं है। तभी वांग जी उससे कहता है तुम चिंता मत करो सिजुई, मैं अभी आता हूँ। वांग जी तुरंत अपनी कार लेकर सिजुई के स्कूल तक पहुंच जाता है। वांग जी कैसे भी करके सिजुई की क्लास तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो डोर खोलता है सिजुई अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था और बार बार विंडो की तरफ देख रहा था। पूरी क्लास में वैसे तो लाइट्स ऑन थी, पर फिर भी तूफान की वजह से क्लास एकदम डार्क हो गई थी। तभी वांग जी की नज़र क्लास में लटकी हुई कलरफुल पेंटिंग्स की तरफ जाती है और उसकी आंखें एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। वहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था टीचर की डेस्क के पास, जो कि नोटबुक पर कुछ लिख रहा था। डोर खुलने की आवाज़ की वजह से जैसे ही वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी का टाइम जैसे कि रुक ही जाता है। वांग जी सांस नहीं ले पा रहा था। वो सारी मेमोरीज जो फेड हो गई थी धीरे धीरे वापस आ रही थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बाहर तूफान की आवाज़ को वो 1 सेकंड के लिए भूल ही गया था और उसे क्लाउड रेसेस और युनमक की सारी बातें याद आ रही थीं। हज़ारों साल जिस फेस को देखने के लिए वांग जी तड़पा है, जिस आवाज़ को सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे, वो इंसान वांग जी के सामने खड़ा था। वांग जी सिर्फ उसे घूरे ही जा रहा था। वांग जी खुद को संभालने के लिए डोर का हैंडल पकड़ लेता है। वियिंग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो येलिंग पैट्रियार्क बनने से पहले दिखा करता था। उसकी आंखों में बदले की कोई भावना नहीं, उसके हाथ में चेंजिंग नहीं थी। उसके फेस पर उसके कुछ बाल आ रहे थे जिन्हें तुरंत वो अपने कान के पीछे लगा लेता है। वियिंग तुरंत सिजुई की तरफ आता है। वियिंग ने एक वुलन कार्डिगन पहना हुआ था। वो सिजुई से कहता है सिजुई क्या ये तुम्हारे डैड हैं? वांग जी ने ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पुनर्जन्म के बाद वो जितने भी लोगों से मिला है उन्हें किसी को भी वांग जी याद नहीं था। वांग जी और शिचैन एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने इमोर्टलिटी को अचीव किया था। वांग जी मन में सोच रहा था वियिंग हम ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। सिजुई अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है यस टीचर वे ये मेरे फादर हैं एंड थैंक यू वेरी मच टीचर, आप मेरे साथ क्लास में रुके। वियिंग उससे कहता है कोई बात नहीं सिजुई, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तुमने डिस्प्ले बोर्ड बनाने में मेरी इतनी मदद जो की। वांग जी अभी भी डोर के इस हैंडल को पकड़े हुए खड़ा था। वो मन में सोच रहा था कि कहीं ये सब उसकी इमेजिनेशन तो नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो शायद वियिंग उसके सामने से गायब हो जाएगा। तभी सिजुई कहता है डैड आपको क्या हुआ? वियिंग की नज़र भी वांग जी पर जाती है और वो उससे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर लैन, मैंने आपके बेटे को इतनी देर तक अपने साथ रखा, लेकिन सिजुई सच में बहुत अच्छा लड़का है। वांग जी को फाइनली विश्वास होता है कि वियिंग सच में है। वो डोर हैंडल से अपना हाथ हटाता है और वियिंग से कहता है कोई बात नहीं। तभी सिजुई कहता है टीचर वे क्या आप कुछ समय तक और यहाँ रुकने वाले हैं? वियिंग कहता है नहीं, मैं बस लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। सिजुई कहता है इस वेदर में बस का इंतज़ार करना ठीक नहीं होगा टीचर। तभी वियिंग हंसने लगता है और सिजुई से कहता है सिजुई किसी को बताना मत, लेकिन मैं अपने ड्राइविंग टेस्ट में फिर से फेल हो गया। मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। वांग जी का दिल जो अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था वो तुरंत वियिंग से कह देता है आप हमारे साथ चलिए।
विंग की स्माइल अचानक से उसके फेस से गायब हो जाती है। एक शॉक्ड एक्सप्रेशन उसके फेस पर आ जाता है और वो वांग जी से कहता है, एक्सक्यूज मी। वांग जी कहता है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। अपने मन में वांग जी बार बार कह रहा था, विंग मेरे साथ गुसू वापस चलो। ये बात सच थी कि वांग जी और विंग गुसू में ही थे, लेकिन अभी उन दोनों के बीच बहुत दूरियां थीं और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे शुरुआत करे। विंग फिर हंसते हुए कहता है, थैंक यू फॉर दी ऑफर मिस्टर लैन, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिजुई खड़े होते हुए कहता है, नहीं टीचर वे, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। इस बारिश में बस का इंतज़ार करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। विंग एम्बैरसिंग फील करते हुए कहता है, सिजुई तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। और आखिरकार वो उनसे कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। विंग उन दोनों के साथ उनकी कार की तरफ जा रहा था और वांग जी विंग को पूरी दुनिया से चुरा लेना चाहता था। वो उसे अपने साथ रखना चाहता था जिससे वो कभी भी उसे छोड़कर ना जा सके। लेकिन वो अपने दिल को समझाता है और खुद से कहता है कि विंग जिंदा है, फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ समय आगे जाने के बाद विंग के इशारे पर वांग जी कार रोक देता है। विंग उससे कहता है, मैं यहीं रहता हूँ। विंग का घर सिटी के बिल्कुल किनारे पर था। वो जगह एक्सीडेंट्स के लिए बहुत फेमस थी और वहाँ काफ़ी चोर भी आया जाया करते थे। वांग जी मन में सोच रहा था कि यहाँ ठीक से सनशाइन भी आती होगी या नहीं। ये जगह उसे ब्यूरल माउंट्स की याद दिला रहा था और वो बस चाहता था कि विंग यहाँ रहना बंद कर दे। विंग अपना सारा सामान कार से निकालता है और वांग जी से कहता है, थैंक यू फॉर द राइड मिस्टर लैन। वांग जी उसे वेलकम कहता है। सिजुई कहता है, मंडे को मिलते हैं टीचर वे। विंग के जाने के बाद वांग जी अब फाइनली प्रॉपरली ब्रीथ कर सकता था, जो उसने बहुत देर तक होल्ड की हुई थी। दिल अभी भी ज़ोर ज़ोर से धड़कना बंद नहीं कर रहा था और मन में बार बार वो कह रहा था, विंग वापस आ गया है। इतने सालों बाद आखिरकार उसका विंग वापस आ गया है। तभी सिजुई उससे कहता है, डैड क्या आप ठीक हैं? वांग जी उससे कहता है, हाँ सिजुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन सालों में विंग को लेकर जो डिज़ायर्स थे, वांग जी उन सब को पूरा करना चाहता था, लेकिन वो अभी नहीं कर सकता था क्योंकि विंग को नहीं पता वो कौन है। विंग के लिए अभी वांग जी एक अजनबी है। वो लवर्स नहीं हैं, वो अभी तक फ्रेंड्स तक नहीं हैं। विंग की नज़रों में वांग जी सिर्फ उसके एक स्टूडेंट का फादर है। ये सब सोचकर वांग जी फाइनली घर वापस आ जाता है। वांग जी के घर आने के बाद तूफान बिल्कुल थम गया था, बारिश भी रुक गई थी और फाइनली सनलाइट शो होने लगी थी। ओके गाइस, तो आज तो मैंने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर आपके साथ शेयर किया है। आई होप फर्स्ट चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसमें टोटल 30 चैप्टर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपना एक और चैनल बनाया है जहाँ पर मैं क्यूटी पाई एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो भी न्यू BL ड्रामाज आएंगे वो उसी चैनल पर आएंगे। और आप में से काफ़ी लोगों ने कहा है कि मैं ओथ ऑफ लव को भी एक्सप्लेन करूं, तो क्या मुझे उसके लिए एक और चैनल बनाना चाहिए जिस पर स्ट्रेट ड्रामाज हों ओनली? प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि एक बात तो मुझे समझ आ गई है, एक्सप्लेनेशन चैनल जितने ज़्यादा होना उतना ही ठीक है, क्योंकि किस दिन कब किस चैनल पे स्ट्राइक आ जाए किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि उसके लिए कोई न्यू चैनल बनाऊं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।